बैठ जाइए सब लोग, आराम से बैठिए। लाइट देर से कटी हुई है, 10 मिनट हो। लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फास्फोरस हो चुका था ना? हेलो, आवाज आ रही है ठीक ठाक? सिलिकॉन बताए थे कि नहीं? फास्फोरस के प्रकार सब हो चुके थे, काला फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस और लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस और सफेद वाला पीला। उसमें एक बैगनी फास्फोरस भी होता है, बैगनी। बैगनी फास्फोरस की विशेषता है कि वो जलता नहीं है, वो बस शो पीस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं बैगनी फास्फोरस। ये अज्वलनशील होता है, मतलब इसमें जलन नहीं होती। बाकी सभी फास्फोरस में जलने की क्षमता होती है, इसमें नहीं होती। फास्फोरस के सभी प्रकार पढ़ने के बाद फास्फोरस के ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। मतलब उसके यौगिकों के बारे में। टॉपिक होगा ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। बंद कर दीजिए, इसको बंद कीजिए। ऑक्साइड में सबसे पहले लिखेंगे फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। पहला नाम फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। माने P2O3, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। दूसरा नाम है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा? P2O5। नेक्स्ट तीसरा लिखेंगे डबल सॉल्ट। द्विक लवण के रूप में इसका यूज किया जाता है। डबल सॉल्ट, इसको हिंदी में कहते हैं द्विक लवण। द्विक लवण, इसका फॉर्मूला होता है P4O8। इसे द्विक लवण के नाम से जाना जाता है, डबल सॉल्ट के रूप में। यह भी फास्फोरस का ही एक ऑक्साइड के रूप में है। नेक्स्ट, हाँ समुद्र में द्विक लवण होगा तो समुद्र में पाया जाता है। अब आ जाएंगे फास्फोरस के बाद ऑक्सीजन पे। परमाणु संख्या
8, द्रव्यमान संख्या इसको जीवनदायी गैस कहते हैं। हाँ, इसका नाम ऑक्सीजन किसने दिया था? ऑक्सीजन नाम देने का काम लेवोजियर ने किया था। एक तत्व ढूंढा गया जिसकी परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16। लेवोजियर ने उसका नाम रखा ऑक्सीजन। पहली बार इसका नाम रखा गया उस समय, मुझे लगता है 1772 के आसपास की बात होगी, 1770-72 यही होगा। लेवोजियर ने इसका नाम रखा ऑक्सीजन, जीवनदायी गैस। इस गैस की खोज किसने किया था? नाम किसी और ने रखा, इसकी खोज किया था शीले ने। शीले और प्रिस्टले भी थे। आप शीले नाम याद रखिएगा, काफी है। प्रिस्टले भी लिख सकते हैं, प्लस में लिख देते हैं प्रिस्टले। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। ऑक्सीजन में 8-16 तो आप देख रहे हैं, एक ऑक्सीजन 8-17 भी होता है और एक ऑक्सीजन 8-18 भी होता है, यानी इसके 3 समस्थानिक है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक 8-16, 8-17 और 8-18। दूसरा पॉइंट लाइन चेंज करके लिखेंगे, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होती है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होती है। सबसे ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित होता है। पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा उत्सर्जित होता है। हाँ, उत्सर्जित होता है यानी निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑक्सीजन के सैचुरेशन से, सैचुरेशन को क्या बोलते हैं? संघनन। ऑक्सीजन के संघनन से, सैचुरेशन से ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट, सल्फर। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। सल्फर की गंध कैसी होती है? अरे लहसुन जैसी होती है। इतना इतना देर क्यों लगता है बोलने में? सोचते रहते हैं कहे कि नहीं कहे लहसुन। लिखेंगे सल्फर की गंध लहसुन जैसी होती है। लहसुन बोलते हैं कि लहसुन बोलते हैं? लहसुन लिख लीजिए जो आपको आता है। आप जो कहते होंगे लहसुन, लहसुन, लहसुन जैसी होती है। ठीक है, इसे तांबे का दुश्मन भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे,
इसे तांबे का शत्रु यानी दुश्मन कहा जाता है। लिखेंगे ज्वालामुखी तथा ज्वालामुखी तथा उसके भाप में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। ज्वालामुखी तथा उसके भाप यानी वेपर, उसके भाप में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे इटली का सिसिली द्वीप, यहां ज्वालामुखी ज्यादा है, नाम सुना है ना। इटली के सिसिली द्वीप। जापान में भी एक है, उसका नाम क्या है? क्या ना, फ्यूजियामा। भले ये नाम पैजामा जैसा लगता है, लेकिन यहां भी मतलब क्या बोलते हैं वो, ज्वालामुखी लगातार विस्फोट होते रहते हैं फ्यूजियामा में। इन दोनों जगहों से सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखिए, बायोटीन तथा थायमीन, बायोटीन तथा थायमीन, ये दोनों नाम जानते हैं क्या है? ये दोनों विटामिन के नाम हैं। हाँ, ये दोनों विटामिन के नाम है B2 B3। बायोटीन तथा थायमीन में भी सल्फर की मात्रा होती है। बायोटीन तथा थायमीन विटामिन में भी सल्फर की मात्रा होती है। अब लाइन चेंज करके लिखेंगे सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड, पहला नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड, पहला नाम लिखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड में क्या होगा? ऑक्सीजन 3 होंगे, मतलब इसे कहेंगे SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 के नाम से जाना जाएगा। दूसरा लिखेंगे सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस वर्ड है, यानी कि यहां H2SO3 होगा। और इसी लाइन को चेंज कर दे, सल्फ्यूरिक एसिड अगर लिखे तो, हाँ, अगर इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसका सूत्र H2SO4 होगा। तो अगर सल्फ्यूरस है तो ऑक्सीजन की एक मात्रा कम, अगर सल्फ्यूरिक है तो ऑक्सीजन की एक मात्रा ज्यादा। सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक। हो गए? लाइन चेंज करके लिखेंगे इसका उपयोग बॉम्ब बनाने, विस्फोटक में भी करते हैं, सल्फर का उपयोग है। इसका उपयोग बॉम्ब बनाने, कॉमा, औषधि, बम बनाने, कॉमा देके लिखे औषधि, कॉमा पेंट, पेंटिंग जो करते हैं, पेंट बनाने का काम, वो लिक्विड पेंट, पेंट, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, तथा अपमार्जक यानी डिटर्जेंट।
तथा अपमार्जक इत्यादि बनाने में किया जाता है, इत्यादि बनाने में किया जाता है। जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, उसमें भी सल्फर की मात्रा डाली जाती है कि लीक हो तो उसके गंध से पता चल जाए कि लीक हो रही है। नहीं तो अगर वो गंध से पता ना चले और लीक हो रही हो, बस माचिस जलाने की देर है, चिता जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एलपीजी में भी एक गंध डाल दी जाती है ताकि उसका रिसाव अगर हो, जरा सा भी लीक हो तो उसकी महक आपको पता चले और आप तुरंत कार्रवाई करें। अगर वो महकती हुई गैस पता ना चले तो सोचिए कितना नुकसान होगा। तो सोच समझ के ये काम किया गया। एलपीजी में भी सल्फर गैस मिश्रित होती है। कारण समझ गए क्यों रहती है? ताकि उसका रिसाव हो तो पता चले, नहीं पता चले नुकसान हो जाएगा, पूरा घर खत्म। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हैलोजन ग्रुप पे। नेक्स्ट में लिखेंगे हैलोजन ग्रुप। इसमें कौन आते हैं? एफ, सी एल, बी आर, आई और एटी। ये सब हैलोजन ग्रुप के सदस्य हैं। इन सभी को एक साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व है ये सब के सब, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ऊपर से नीचे आप जैसे जैसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? घट रही है। गलती से हम प्लस लिख दिए। ये घटती है, माइनस होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? उसके बाद तो हो सकता है आपको सीक्वेंस भी पूछ दे, पांचों का नाम, मतलब ऐसा होता है ना, वेग फॉर्म में लिख दे इधर उधर और कहे कि इसको इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से सजा के बताइए, तो बिल्कुल सेट है। एफ, सी एल, बी आर, आई, ए टी, ये पूरा जो एक सेक्शन है ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का नाम है फ्लोरीन। जब मैं सिंगल लाइन लिखवा रहा था याद करने के लिए, उसमें लिखे हुए थे आप कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे क्या होती है? घटने लगती है। अब इसमें एक एक तत्व के बारे में एक एक दो दो लाइन लिखते चलेंगे। सबसे पहला फ्लोरीन। अपमार्जक माने डिटर्जेंट, माने साबुन, सरफ, ये जो होता है ना, सबको डिटर्जेंट कहा जाता है। ठीक, सबसे पहले क्या लिखा? फ्लोरीन। परमाणु संख्या? परमाणु संख्या 9, द्रव्यमान संख्या 19। ये फ्लोरीन है। एक लाइन लिखिए इसमें, यह पीले रंग की गैस है, यह पीले रंग की गैस है। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट, फ्लोरीन के बाद लिखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 35, लगभग 17 और 35 क्लोरीन के लिए लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह एक तीव्र विरंजक है। विरंजक माने ब्लीच। यह एक तीव्र विरंजक है, विरंजक।
यानी ब्लीचिंग का काम करता है ये। पानी की सफाई इसी से करते हैं ना, तो समझिए ब्लीचिंग कर रहे हैं। तीव्र विरंजक है, यह होता है। दूसरा लाइन लिखेंगे, पानी के शुद्धिकरण में क्लोरिनाइजेशन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। क्लोरिनाइजेशन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। पानी को शुद्ध करने में क्या कहते हैं, वो फिल्टर वाटर समझते हैं ना, वैसा पानी को शुद्ध करने में क्लोरिनाइजेशन प्रक्रिया, या हिंदी में क्लोरीनीकरण ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरीनीकरण प्रक्रिया को अपनाया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरीन का निर्माण फैक्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्योग। क्लोरीन का निर्माण औद्योगिक तौर पर, क्लोरीन का निर्माण औद्योगिक तौर पर यानी बड़े मात्रा में, उद्योग का मतलब है कि मात्रा ज्यादा, औद्योगिक तौर पर डिकन विधि द्वारा किया जाता है। यहां लिख देते हैं डिकन विधि। डिकन विधि द्वारा किया जाता है। नाम है आदमी का जिसने इसका क्लोरिनाइजेशन प्रक्रिया को दिया, डिकन नाम है, इसलिए नाम के आधार पर ही इसका प्रक्रिया का नाम रखा गया। जैसे ऑक्सीजन के लिए फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है ना, वैसे ही क्लोरीन गैस रिलीज होने के लिए कौन सी विधि होनी चाहिए? डिकन विधि। डिकन ने उसे सबसे पहली बार दिया था, इसलिए इन्हीं की विधि के नाम पे क्लोरीन गैस के फॉर्म करने की बात कही गई। नेक्स्ट, ब्रोमीन। जहां भी वाटर की सफाई करनी है वहां तो यूज करेंगे। वाटर पार्क हो, चाहे पीने वाला पानी हो, चाहे जितने भी हम वो रखते हैं अपने फिल्टर वगैरह, वहां भी क्लोरिनाइजेशन प्रक्रिया है। नेक्स्ट, ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है, लेकिन किस रूप में होता है? लिक्विड फॉर्म में, लिखे थे आपने 2 दिन पहले। एकमात्र अधातु है जो लिक्विड के रूप में होता है, लिख लीजिएगा। यह एकमात्र अधातु है यह एकमात्र अधातु है, इसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या लगभग 80 होता है, 79.8। ब्रोमीन परमाणु संख्या 35, द्रव्यमान संख्या 80। क्या लिखे? यह एकमात्र अधातु है जो द्रवित अवस्था में होता है, बाकी सब गैस के रूप में होते हैं। जो द्रवित अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में होता है। भारत में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है ब्रोमीन? गुजरात। गुजरात में कहा? कच्छ का रण जो क्षेत्र है वहां पाया जाता है, लिख लीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा ब्रोमीन, लेकिन उसका नाम वहां अलग होता है, उसको निष्कर्षित करके ब्रोमीन बनाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ब्रोमीन ब्राइन के रूप में, ब्राइन नाम लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा ब्रोमीन ब्राइन के रूप में गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। ब्राइन के रूप में सबसे ज्यादा ब्रोमीन ब्राइन के रूप में गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। रण यानी क्षेत्र को कहा जाता है, कच्छ का रण, यह भी लिख दें, कच्छ के रण में पाया जाता है। रण बड़ा हो लिखेंगे। कच्छ के रण में पाया जाता है।
कहीं न छोटा लिखता है, कहीं बड़ा लिखता है, दोनों जगह समान है। कच्छ के रण में पाया जाता है ब्रोमीन, किस रूप में, किस नाम से? ब्राइन के नाम से। फिर जब इसका निष्कर्षण करते हैं तो उसे ब्रोमीन प्राप्त होता है और सबसे ज्यादा मात्रा वही है। नेक्स्ट, ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद लिखेंगे आयोडीन। आयोडीन परमाणु संख्या 53, द्रव्यमान संख्या 127। कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? 126। अच्छा, 109 कौन बता रहा था? 127 ही होता है, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहली बार आयोडीन समुद्री खरपतवार से प्राप्त किया गया था। सबसे पहली बार आयोडीन समुद्री खरपतवार से प्राप्त किया गया था। दूसरा पॉइंट, यह बैगनी रंग का एक चमकदार तत्व है। यह बैगनी रंग का एक चमकदार तत्व है। एक चमकदार तत्व है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, हमारे शरीर में थायरॉक्सिन, हमारे शरीर में थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक, थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। यौगिक कार्बनिक कंपाउंड के रूप में पाया जाता है। थायरॉक्सिन कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है, यह भी याद रखिएगा। थायरॉक्सिन एक तरह का हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इसमें कार्बनिक कंपाउंड और आयोडीन की मात्रा होती है। अगर यह स्रावित नहीं होगा तो इंसान कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, और उसमें एक सबसे प्रसिद्ध है जिसको कहते हैं घेंगा, गलगंड, ग्वाइटर, कई सारे नाम है उसके। लाइन चेंज करके लिखेंगे, आयोडीन की कमी से मनुष्य में ग्वाइटर रोग होता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में ग्वाइटर, इसको घेंघा कह सकते हैं या गलगंड कह सकते हैं, ग्वाइटर रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी है। जीवाणुनाशी मतलब बैक्टीरिया किल करता है। आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी है। अतः इसका प्रयोग टिंक्चर आयोडीन के रूप में किया जाता है। टिंक्चर आयोडीन का नाम सुना है? नहीं सुना है? जीवाणुनाशी है, इसलिए इसका उपयोग टिंक्चर आयोडीन के रूप में किया जाता है। अंग्रेजी हिंदी दोनों में यही नाम है, टिंक्चर। टिंक्चर आयोडीन के रूप में किया जाता है। टिंक्चर आयोडीन किससे बनता है? आयोडीन प्लस इथाइल अल्कोहल, इन दोनों को मिला दे तो टिंक्चर आयोडीन बनता है।
आयोडीन और इथाइल अल्कोहल दोनों को मिला दे तो टिंचर आयोडीन का निर्माण होता है। आयोडीन को आई कहते हैं और इथाइल अल्कोहल को C2H5OH कहा जाता है, जिसको एथेनॉल भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल का लास्ट का OL लिख के IUPAC नेम में एथेनॉल भी लिख सकते हैं। इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम है एथेनॉल। माने दारू, शराब, यही कहने का इतना देर से मतलब है केमिस्ट्री में। सोडा वाटर दूसरी चीज है। इथाइल अल्कोहल माने शराब। अक्सर देखते हैं, आप लोग तो सामान्य में नहीं देखते होंगे क्योंकि वो दिखाए नहीं जाते, ऐसी कोई घटना हो पिक्चर वगैरह में जिसको लग जाए कि गोली या कोई कट लग गया हो तो दारू को ऐसे डाल देते हैं उस पर बोतल, और वो छनछनाते रहता है। यानी जीवाणुनाशी, कीटाणुनाशी का काम करता है वो दारू। उसमें आयोडीन की अगर मात्रा मिला दिया जाए तो और खतरनाक जलेगा, लगेगा सब जल गया। तो कोई चीज अगर हमारे पास अवेलेबल ना हो, यानी कि ना सेवलोन हो ना डिटॉल हो, तो वहां दारू काम आ जाता है। दारू भी बॉडी पर डाल ले और उसको पट्टी वट्टी लगा दे तो जीवाणुनाशी के रूप में वो काम कर जाता है। तो कुछ लोग तो दोनों करते हैं ना, पीते भी रहते हैं डालते भी रहते हैं, दोनों काम होता है, ताकि दर्द का पता भी न चले और ये ठीक भी रहे। नहीं तो घाव इतने खतरनाक होते हैं उन चीजों के, खत्म नहीं होते। देखा है ऐसा? इसका मतलब इथाइल अल्कोहल इस काम में आता है। जब शरीर को ऊपर से इतना जला सकता है तो अंदर के तार को तो जला के खत्म ही कर देता होगा अंदर प्रवेश करने के बाद। दारू पीने के बाद क्या होता है ये दारू पीने वाला भी नहीं जानता, आज तक नहीं पता है कि होता क्या है। कोई बताता है? बस यही पता होता है कि पता नहीं चलता कि हम कहाँ हैं। ऐसा लगता है पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी में, हम जिसको जो चाहे पी के बोल सकते हैं, किसी को भी कुछ भी। ऐसी पावर आ जाती है। उस समय दारू पिया रहे तो वो गाड़ी को हिला दे अकेले, इतनी ताकत होती है। उलट पलट देते हैं, सामान गिरा देते हैं, पता नहीं उतनी ताकत कहां से आती है। पावर ऑफ दारू। मतलब यही है ओवरऑल कि प्रयोग नहीं करना है। वैसे भी बिहार में बंद है, चोरी चोरी चुपके चुपके। नेक्स्ट लिखेंगे आयोडीन के बाद। अब अक्रिय गैस की बात करते हैं, चूंकि उसके आगे की चीजें हमारे यूज में नहीं है। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है? इनर्ट गैस के नाम से इसे जाना जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। पहले जेनन है कि पहले रेडॉन है? पहले रेडॉन तब जेनन। ये सब क्या है? इनर्ट गैस। इनको ऑक्टेट फुल एलिमेंट कहा जाता है, इनके अष्टक भरे होते हैं। ऑक्टेट फुल एलिमेंट्स, इनके अष्टक यानी आखिरी कक्षा तक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इसलिए किसी से लेन देन की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए इसका नाम रखा जाता है अक्रिय गैस, जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, अस्थाई हो जाएगी। इन सब को स्टेबल एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, अस्थाई तत्व, स्टेबल एलिमेंट्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है नो रिएक्शन, ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्टेबल है, अस्थाई है। आने वाले वक्त में आप भी बन जाएंगे। वही तो पूछ रहे थे, हमको लगा कि हमको गड़बड़ जानकारी है, मिटा के भी फिर लिखवाएं आप लोग। जेनॉन और रेडॉन, सुधार कर लीजिएगा लास्ट के दो नाम में, पहले जेनन होगा तब रेडॉन आएगा। ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते क्योंकि अस्थाई होते हैं, इनके ऑक्टेट फुल होते हैं। और अस्थाई हो जाने का मतलब है रिएक्शन नहीं करेगा तो एक अलग श्रेणी में, एक अलग लास्ट में बनाकर रख दिया गया है, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसका यूज है, अच्छा खासा यूज है। चलिए लिखते हैं, एक एक पॉइंट थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे।
सबसे पहले हीलियम के लिए लिखेंगे यह सबसे हल्की और अज्वलनशील गैस है। हो गया? क्या बोले हैं? यह सबसे हल्की और अज्वलनशील है, मतलब इसमें ज्वलन नहीं होता, जलता नहीं है। सबसे हल्की और अज्वलनशील गैस है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे नाभिकीय संलयन का उत्पाद है, प्रोडक्ट। नाभिकीय संलयन में आपको बताया गया था कि दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं और एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। यह नाभिकीय संलयन है, तो यहां हीलियम प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। तो यही बातें लिखना है कि नाभिकीय संलयन में संलयन का उत्पाद है, यानी प्रोडक्ट है। रिएक्शन लिख लीजिएगा, यही नाभिकीय संलयन का रिएक्शन है। दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा की एक बहुत बड़ी राशि, विपुल राशि उत्पन्न होती है, जिसे 8 ग्रह का काम चल रहा है, खाली पृथ्वी का नहीं, सभी ग्रहों का। इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। दो हाइड्रोजन मिलकर आपस में हीलियम का निर्माण करें, यह संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस सूरज की ऊर्जा जो है वही ऊर्जा है, श्वेत प्रकाश। एनर्जी का मतलब यहां सनलाइट है, सूरज की प्रकाश जो 24 घंटे जलती रहती है, प्रकाश देती है, उसी को एनर्जी मैंने कहा, सनलाइट को ही। लाइन चेंज करके लिखेंगे, एमआरआई में भी इसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस का। एमआरआई मतलब आदमी के बॉडी का स्कैनिंग देखते हैं ना, एमआरआई में भी हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दम्मे के मरीज के इलाज में भी हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। दम्मे के मरीज के इलाज में भी हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? ये तो पहले से याद होगा, लिख लीजिएगा। हवाई जहाज के टायर भी होते हैं, हवाई जहाज के टायर में हीलियम गैस भरे होते हैं। नेक्स्ट, हीलियम के बाद नियॉन लिखेंगे। नियॉन, इसमें लिखेंगे यह आर्गन से प्राप्त होने वाला एक द्रव है। नियॉन में लिखेंगे यह आर्गन से प्राप्त होने वाला एक द्रव है, आर्गन से प्राप्त होने वाला एक द्रव है। लाइन चेंज करके लिखेंगे ट्यूब, क्या बोलते हैं, कौन सा ट्यूब है? अरे जो सर पे लगा हुआ है कौन सा ट्यूब है? लाइट, ट्यूबलाइट। हाँ ट्यूबलाइट लिख लीजिए। ट्यूबलाइट, बल्ब तथा CFL। ट्यूबलाइट, बल्ब तथा CFL में नियॉन गैस भरी जाती है, नियॉन गैस भरी जाती है। जब कोहरा ज्यादा हो तो एक लाइट प्रयोग करते हैं, उस कौन सा लाइट होता है वो? फॉग लाइट, उसमें भी यही गैस होती है, देख लीजिए। फॉग लाइट, कोहरे में जलने वाला बल्ब, गाड़ियों में पीला पीला लगा होता है ना, वही। फॉग लाइट में नियॉन गैस भरी होती है। हवाई अड्डों पर भी
एक पॉइंट और, हवाई अड्डों पर भी पायलट को संकेत देने के लिए, पायलट को संकेत देने के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग करते हैं। पायलट को संकेत देने के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग करते हैं। टावर पे लगा होता है ना, वो संकेत देता है कि आपको किस नंबर वाले रनवे पे आना है। नियॉन लैंप का प्रयोग करते हैं कहां पे? हवाई अड्डा पे। मतलब नियॉन लैंप का मतलब नियॉन गैस से भरी हुई एक लैंप। नेक्स्ट, आर्गन। इसमें लिखेंगे वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा, वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा वाली अक्रिय गैस है। वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा वाली अक्रिय गैस है। मतलब अक्रिय गैस के जितने नाम है उसमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? आर्गन ही पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, इसका प्रयोग भी विद्युत बल्ब में किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका प्रयोग भी विद्युत बल्ब में किया जाता है, जो फिलामेंट को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है, जो फिलामेंट को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट, वेल्डिंग करने में भी आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। नाम ही होता है आर्गन वेल्डिंग, सुना होगा। वेल्डिंग वाले के यहाँ जाने पर पूछता है ना कौन सा वेल्डिंग करे, आर्गन वेल्डिंग। तो वेल्डिंग करने में भी आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग, लोहे की टूटी फूटी सामानों को वेल्डिंग किया जाता है ना, वही है। वेल्डिंग में भी आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। हो गया। इसके बाद लिखेंगे क्रिप्टन। क्रिप्टन, क्रिप्टन KR। ये प्रकाश में पाए जाने वाले 7 रंग हैं, ग्रीन और येलो। ये जो 2 है, इनके बीच में एक पतली पट्टी पाई जाती है जो क्रिप्टन की होती है, क्रिप्टन गैस की। यूपीएससी का सवाल है, पता नहीं बिहार में कभी पूछा नहीं, पूछा नहीं। प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, उन 7 रंग में किन 2 रंग के मध्य एक पतली स्ट्रिप पैदा होती है जिसमें क्रिप्टन गैस होती है? सवाल यही था बहुत पहले। तो ये 7 रंग लिखे G और Y, यानी ग्रीन और येलो के बीच एक पतली स्ट्रिप क्रिएट होती है। उस पतले स्ट्रिप में क्रिप्टन गैस मौजूद होती है, जो हल्की प्रतीत होती है, खुली आंखों से दिखाई भी ना दे, समझ नहीं आते हैं। क्रिप्टन गैस G और Y के बीच में पतले स्ट्रिप के रूप में पाई जाती है। इसको लिख लीजिए, ऐसे काम आ जाएगा। इन 7 को मिलाकर श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। श्वेत प्रकाश। और कोई काम इसका विशेष? इसका प्रयोग भी एयरपोर्ट रनवे, रनवे पर जो बल्ब जलता रहता है ना दोनों तरफ, छोटे छोटे ऐसे दिखते हैं अंडे की तरह, जाइएगा तो देखिएगा, घबराने की बात नहीं है।
रनवे पर, रनवे के दोनों तरफ छोटे छोटे बल्ब अंडे जैसे ऐसे दिखाई देते हैं, जो ऐसे ऐसे लाइट जलते बुझते रहता है, उसमें भी ये गैस होती है। तो लिखेंगे एयरपोर्ट रनवे तथा अप्रोच लाइट में क्रिप्टन गैस का प्रयोग किया जाता है। एयरपोर्ट रनवे तथा अप्रोच लाइट, अप्रोच लाइट बताते हैं क्या है, लिख तो लीजिए। पहुंच प्रकाश बोलते हैं अप्रोच लाइट को। अप्रोच लाइट में क्रिप्टन गैस का प्रयोग किया जाता है। कई बार देखते हैं एक आदमी सबसे ऊपर खड़ा होता है जो एक लाइट लिए रहता है, जो घुमा घुमा के चारों तरफ देखता है, यह बताता है, अप्रोच लाइट कहलाता है वो। हो गया। अप्रोच लाइट के में क्रिप्टन गैस का प्रयोग किया जाता है। और कुछ? बाकी दो गैसों की आवश्यकता में, मतलब हमारे जनरल आवश्यकताओं में नहीं है दोनों, जेनॉन और रेडॉन, इसलिए इसकी चर्चा नहीं की जाएगी। जो जनरल आवश्यकताओं में होती है वो सब है। नियॉन लिखे नहीं है, तो ये दोनों की आवश्यकता हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं है। और कोई दिक्कत? चलिए ठीक। तो अधातु भी आज समाप्त हो गए आपके। अब अगले कक्षा में उप धातु के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसे क्लियर हो जाएगा। बताइए। कुछ लोग बता रहे हैं कि दारू